Hello and welcome dear students. Here I have come up again with the chapter Indian Democracy of class 10 Social Science. Okay, hope all of you will. Now let us begin the chapter. Before entering into the chapter, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बोलना चाहता हूं, ठीक है? Now imagine that you have gone to school. आप कहाँ गए? आप स्कूल में गए हो, ठीक है? And there is no teacher. स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है. Then what will happen? क्या होगा? Definitely बहुत ज्यादा chaos होगा, क्वारल होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, ठीक है? So again think about, आप अपने घर में अकेले हो, मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हैं, and there is no one to look after you. तब क्या होगा? तब भी सेम झगड़ा होने वाली है. अगेन आप ये इमेजिन करो कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, ठीक है? फुटबॉल मैच चल रहा है एंड देयर इज नो रेफरी. रेफरी ही नहीं है. क्लियर? देन व्हाट विल हैपन? फिर से वही लड़ाई होगी. समझ में आ रही है मेरी बात? नाउ यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है कि देयर मस्ट बी समवन टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस. ठीक है? हमारी चारों ओर जो भी चीजें हैं उसको लुक आफ्टर करने के लिए देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी, इजंट इट? और उसी अथॉरिटी का नाम है गवर्नमेंट. क्लियर? इसी तरीके से हमारे कंट्री को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी. उसका नाम है गवर्नमेंट. क्लियर? उसका नाम क्या है? उसका नाम है गवर्नमेंट. क्लियर? मैंने आपको, आप ये बोल सकते हैं कि मैं आपको गवर्नमेंट क्यों पढ़ा रहा हूं. रीजन ये है कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट हम डेमोक्रेसी के बारे में नहीं सोच पाएंगे. तो गवर्नमेंट क्या होता है? एक गवर्नमेंट क्या होता है? इट इज ए स्टेट और ए कम्युनिटी. बात समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट क्या होता है? इट इज सम अथॉरिटी थ्रू विच ए स्टेट और ए कम्युनिटी इज गवर्न. जिसके द्वारा एक कम्युनिटी या स्टेट या कंट्री को गवर्न किया जाता है, वही हो गया गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है डेमोक्रेसी. क्या है? डेमोक्रेसी. ओके, डेमोक्रेसी. नाउ whenever we talk about democracy, the 16th president of America, अब्राहम लिंकन, उन्होंने डेमोक्रेसी की एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया था. क्या था वो डेफिनेशन? क्या था? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. ठीक है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. तो डेमोक्रेसी क्या होगी? एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के हित में कार्य करती है. क्लियर? वो हो गया डेमोक्रेसी. अंडरस्टूड? द डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रूल्ड और गवर्न्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. क्लियर? वो हो गई डेमोक्रेसी. अभी आते हैं इंडिया में. ओके, लगभग इंडिया में ब्रिटिशर्स ने, किसने? ब्रिटिशर्स ने लगभग 190 इयर्स रूल किया. ओके, तो बहुत सारे हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाई किया होगा. अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री वाला वीडियो देख लीजिए and then you come here. आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. क्लियर? नाउ 190 साल तक उन लोगों ने राज किया. किसके ऊपर? हमारे भारतवर्ष के ऊपर. क्लियर? 1947 तक, 15 अगस्त 1947 until we got independence, तब तक उन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया. नाउ बिफोर हैंडिंग ओवर द गवर्नमेंट टू इंडिया, इंडिया को गवर्नमेंट सौंपने से पहले क्या हो गया कि क्लीमेंट एटली
की सरकार आ गई। कहां पर? इंग्लैंड में। ओके, इंग्लैंड में इलेक्शन हुए तो 1945 में जुलाई में लेबर पार्टी, जैसे हमारे इधर पॉलिटिकल पार्टी से बीजेपी, उसके बाद आपका हो गया तृणमूल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वैसे ही इंग्लैंड में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था लेबर पार्टी। तो 1945 में इलेक्शंस हुए और लेबर पार्टी सत्ता में आ गई। ओके, उसके बाद एंड दे हैड सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इंडियन पीपल एंड दे वांटेड टू हैंड ओवर द गवर्नमेंट टू इंडियन पीपल, बट इतने साल तक उन्होंने राज किया। ओके, तो ऐसे तो किसी के हाथ में नहीं सौंपने वाले थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इंडिया को गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को हम सौंप देंगे, इंडिया के लोगों को ही, बट उसके लिए एक डेफिनेट रूल होना चाहिए, गवर्नमेंट रूल रन करने के लिए एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, इसी के तहत 1946 में मार्च में, ठीक है, 1946 मार्च में क्या हो गया, नॉर्मली 1946 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया में, ताकि वो हमारे देश को चलाने के लिए एक डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। नाउ एक नया और एक वर्ड हमें मिला, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? डेमोक्रेसी हमें समझ में आ गया कि जो गवर्नमेंट लोग खुद बनाते हैं ताकि गवर्नमेंट को रन कर पाए, है कि नहीं? जैसे अभी हमारे जो गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो हम लोगों ने ही चुन के भेजा है सेंट्रल में, और वही हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। क्लियर? बट आवर गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि द गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है ना? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेक्रेट बुक, बोल सकते, एक बुक है विच कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चलाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं जहां पर, उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ओके, मूविंग अहेड नाउ। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो हो गई, उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। ओके नाउ, तो कैबिनेट मिशन तो आ गई, और पहली बार फर्स्ट टाइम 9 दिसंबर, याद रखना डेट वेरी मच इंपॉर्टेंट, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बनाने के लिए पहली बार मीटिंग हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए फ्रेम करने के लिए, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में। और उस जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता, मतलब प्रेसिडेंट, ही वाज जस्ट ए टेम्पररी प्रेसिडेंट, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग कमिटी बनाया गया 29 अगस्त 1947 को। ये ड्राफ्टिंग कमिटी क्यों? मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली लिखने वाले थे, ठीक है, दोज पीपल हु वर ओरिजिनली रिक्वायर्ड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्फ, इसीलिए एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई 29 अगस्त 1947 को। और वो ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जो बाबा साहेब के नाम से ही मशहूर थे। बी आर अंबेडकर कौन थे? प्रेसिडेंट और चेयरमैन, प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं या चेयरमैन बोल सकते हैं हम लोग। चेयरमैन ऑफ व्हाट? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसीलिए हमारा फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी डॉक्टर बी आर अंबेडकर को ही कहा जाता है। क्लियर? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट। क्लियर?
तो लगभग ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लगभग कितने साल लग गए? 3 साल। आफ्टर 3 इयर्स 29th, ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया किसके पास? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अपना रिपोर्ट सबमिट किया। तो इसी डेट को हम मान के चलेंगे कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली बन के तैयार हो गई थी 26 नवंबर 1949 को, बट एक्चुअली तब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं किया था। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट एक्चुअल में ये लागू कब हुआ? when actually it came into force, 26th came into force आप बोल सकते हैं, है कि नहीं? Actually it came into force कब? 26th जनवरी 1950, लगभग 2 महीने बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। बट अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बिफोर ड्राफ्टिंग और बिफोर द एडाप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमारे देश में कोई कानून नहीं था? क्या कानून व्यवस्था के अलावा या कानून व्यवस्था के बिना ही हमारी सरकार चल रही थी? यह बिल्कुल सही नहीं है। बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन और बिफोर एडाप्टेशन ऑफ आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950, उससे पहले टिल 15th अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश जो जिस कानून के तहत चल रही थी उस कानून का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चल रही थी। क्लियर? ओके, तो ये हो गया ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आइडियल क्या है। आइडियल, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग आइडियल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक चीज पता होना चाहिए, विच इज प्रेएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। नाउ whenever we write open a book, उस पूरे बुक के बारे में जानने के लिए और उस बुक में क्या क्या लिखा गया है उसको जानने के लिए हम नॉर्मली क्या देखते हैं? कंटेंट। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये प्रीएम्बल है, ये भी कंटेंट और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही इंट्रोडक्शन है जहां पर पूरा आइडियल्स, पूरा आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है वो पहले डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? प्रीएम्बल कैसे स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली, क्या बोलता है? हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सब चीजें बताया गया है और यह भी बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज होंगे वो किसके ऊपर होगा? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, ये आइडियल्स होंगे। बात समझ में आ गई? ओके, मूविंग अहेड। नाउ ये जितने भी टर्म्स मैंने बोले हैं अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे। थोड़ा ये देख लेते हैं। ये देखिए, हु आर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फिर थे N. गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N. माधव राव, D.P. खेतन। सो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हु आर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? सो ये नाम आप लोग अच्छे से पढ़ ली। ओके, नाउ ओके, सो प्रीएम्बल में बताया, पहले ही लाइन बताया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या कहा गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया
हम भारत के निवासी। ओके, प्रीएम्बल में ही बताया गया है, इट मेकर्स क्रिस्टल क्लियर, डेफिनेट टर्म्स में बताया गया है कि एक्चुअल अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो किसके पास रहेगा, इंडिया के ही लोगों के पास रहेगा। क्लियर। अभी धीरे धीरे उसमें क्या क्या वर्ड्स प्रीएम्बल में बताया गया है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो धीरे धीरे हर एक वर्ड को हम लोग समझते हैं। पहला वर्ड जो है वो है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब यह होता है सुप्रीम अथॉरिटी। सॉवरेन का मतलब क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पूरा जो हमारा भारत है इसका सुप्रीम अथॉरिटी कौन होंगे, उसमें रहने वाले लोग। ठीक है, सॉवरेंटी इज द सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट। मतलब कोई भी बाहर का देश हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं दिखा सकता, हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यही मतलब है सॉवरेंटी का। मतलब इंडिया इज द सॉवरेन कंट्री, इंडिया अपने ही लोगों के द्वारा रन की जाएगी, कोई बाहर का एक्सटर्नल पावर इंडिया को रन नहीं कर सकता। सुप्रीम अथॉरिटी इंडिया के लोगों के पास ही रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट बताया गया है सोशलिस्ट। देखिए कुछ जो शब्द है सोशलिस्ट, सेकुलर, ये शब्द पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में इन शब्द को इंक्लूड किया गया है। तो ये जो सोशलिस्ट शब्द है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन। ठीक है, 42nd संविधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, और इसी के तहत ये शब्द जो सोशलिस्ट है और ये शब्द जो सेकुलर है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हमारा जो देश होगा किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करेगी, सबके लिए बराबर का अधिकार रहेगा। ठीक है, यही चीज का मतलब होता है सोशलिज्म या सोशलिस्ट। मतलब किसी भी पूंजीवादी या बोल सकते कैपिटलिस्ट लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी, यही चीज बताया गया है। ठीक है, और गवर्नमेंट का ये मतलब दायित्व तो बनता है कि वो इसके तहत कार्य करे और हर तरीके का जस्टिस प्रोवाइड करे, जैसे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस, है कि नहीं। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि सबको बराबर का, ऐसा तो नहीं है कि सबका इनकम बराबर करे, पर कोशिश कर सकती है कि मिनिमम सबके लिए एक मिनिमम क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, सबकी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबके पास होनी चाहिए। इसी का मतलब होता है आपका सोशलिज्म या सोशलिस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हो गया सेकुलर। ये सेकुलर जो शब्द है याद रख लेना, इसे भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट के द्वारा ही किया गया है। अमेंडमेंट 1976। याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 368 के तहत पार्लियामेंट को यह हक है कि वो संवैधानिक संशोधन कर सकता है। इसका मतलब क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। ओके, अंडरस्टूड नो। तो सेकुलर का मतलब समझते हैं। सेकुलर का मतलब होता है दोज हु आर लिविंग इन इंडिया they can profess and propagate their own religion according to their own wish. There won't be any state religion. देश का कोई पर्टिकुलर रिलीजियन नहीं होगा, हर धर्म का लोग अपने अपने धर्म की पालन कर सकते हैं। यही कहा गया है वर्ड सेकुलर में। क्लियर। और कोई भी अपना धर्म किसी के ऊपर इंपोज नहीं कर सकता। धर्म और आस्था, ठीक है, सबको हक है अपने हिसाब से पालन करने का। अंडरस्टूड। इसी का मतलब होता है सेकुलर। नेक्स्ट हो गया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, इंडिया इज द डेमोक्रेटिक स्टेट। मतलब हमारे गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा इट विल बी गवर्न्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, लोग वोट करेंगे, हम किसी को वोट करते हैं। जैसे कि हमारे देश में इलेक्शन कितने होते हैं,
3 टायर्स इलेक्शन होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, और हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का गवर्नमेंट बनाने के लिए, और पूरे देश के गवर्नमेंट बनाने के लिए हम खुद वोट करते हैं आफ्टर अटेनिंग द एडल्टहुड, मतलब एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। इसका मतलब क्या है कि 18 साल होने के बाद हर किसी का यह हक है, जो भारतीय नागरिक है वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है और उसी के तहत वो अपना वोट डाल सकता है। क्लियर? और वोट डालने के बाद वो रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और वही रिप्रेजेंटेटिव जाके गवर्न करेंगे हमारे देश को। Isn't it very beautiful? हम भी आफ्टर, आप लोग तो जो ये क्लास 10 के बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, यू कैन नॉट वोट नाउ, बट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स आप भी वोट कर सकते हो। क्लियर है? ये हो गया डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट हो गया रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक। रिपब्लिक, इंडिया इज द रिपब्लिक कंट्री। इट मींस व्हाट? द हेड ऑफ द स्टेट विच इज अ प्रेसिडेंट। याद रखना, हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट है, शैल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो डायरेक्टली कॉमन पीपल वोट नहीं करते, हम जिनको चुन के भेजते वही प्रेसिडेंट को चुनते हैं, वही मत के द्वारा, मतलब वोट के द्वारा। क्लियर? तो हेड ऑफ द स्टेट की जो कुर्सी होगी, इट इज नॉट हेरिडिटरी, मतलब ऐसा नहीं है कि बाप अब अगर प्रेसिडेंट हुआ तो उसका बेटा भी प्रेसिडेंट बन जाएगा। एनीबडी दोज हु सेटिस्फाइज द एलिजिबल कंडीशन टू बिकम प्रेसिडेंट कैन बिकम द प्रेसिडेंट इन इंडिया। क्लियर? बात समझ में आ गई है? नाउ लेट अस मूव अहेड। पंडित नेहरू ने कुछ बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था 13 दिसंबर 1946 को। और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते समय जिन लोगों ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा थे, उन लोगों ने इन पॉइंट के बारे में बहुत सोचा और उनको बेसिक मान के ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है। ओके, तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या दिया था वो देख लेते हैं। पहला, उन्होंने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज डिटरमाइंड टू डिक्लेयर इंडिया एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। बोला है कि एक इंडिपेंडेंट नेशन होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट वर्ड तो लेटर इसको रिपील कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, बट सॉवरेन और रिपब्लिक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया गया है। ठीक है, फिर बोला है, देखिए जब इंडिया आजाद हुआ ना, तो पूरा ईस्ट इंडिया पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं था, लगभग 565 अलग प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो इन प्रिंसली स्टेट के पास मतलब ये हक था चूज करने का कि वो इंडियन यूनियन के साथ जुड़ सकते थे या पाकिस्तान के साथ या इंडिपेंडेंट नेशन भी बन सकते थे। लेकिन एक इंसान है जिन्होंने इसके तहत बहुत काम किया और हमारे देश को यूनाइट किया। नहीं तो ऐसा, अगर वो इंसान नहीं होते तो आज ऐसा होता कि असम से वेस्ट बंगाल जा रहे हैं तो हमें वीजा की जरूरत पड़ती, पासपोर्ट की जरूरत पड़ती। असम से दिल्ली जा रही है तो दिल्ली एक अलग प्रोविंस हो जाती, तमिलनाडु एक अलग हो जाती, उड़ीसा अलग हो जाती, वेस्ट बंगाल अलग हो जाती। इन सबको यूनाइट किया है एक ही इंसान का महत्व बहुत ज्यादा है, उनका नाम है सरदार पटेल। याद रखना, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्लियर? सो दिस उसके बाद कहा गया कि सोशल जस्टिस होनी चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी, रिलीजियस लिबर्टी सबके पास होनी चाहिए, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए भी कुछ, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स या कुछ उनके लिए भी होनी चाहिए। इसी के तहत SC ST के लिए अलग प्रोविजंस बनाया गया है, SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, फिर कहा गया कि इंपॉर्टेंस शैल बी गिवन टू सेफगार्ड द फ्रीडम, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऑलरेडी मैं ये सब बता चुका हूं। सो दीज आर द पॉइंट्स, आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके,
एंड लर्न ऑल्सो, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट वेयर द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पुट फॉरवर्डेड बाय पंडित नेहरू in front of the constituent assembly before adaptation or before the drafting of actual constitution. ठीक है, फिर क्या बोला कि India shall extend full cooperation for the sake of cordial international relation, world peace and welfare of the people. मतलब इंडिया लोगों की शांति के लिए हमेशा तत्पर रहेगी कोऑपरेट करने के लिए। तो यस, इंडिया का रिलेशन हर एक, लगभग एक्सेप्ट एक दो कंट्री को छोड़कर हर एक कंट्री के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं इंडिया अभी तक। ओके, नेक्स्ट, द पीपल ऑफ इंडिया shall be the source of all powers. The government of sovereign state and its constituent parts shall obtain their powers from the people. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि पूरा गवर्नमेंट का जो जितने भी पावर है वो कहां से आनी चाहिए, उन लोगों से आनी चाहिए जो लोग हमारे देश में है। तो ऐसे ही हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट में जो भी लोग होंगे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब लोग वोट करेंगे, चुनेंगे तभी होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सब वोट के माध्यम से आ रहा है। ठीक है, वही चीज बताया गया है। ओके, नेक्स्ट बोला है द इंडिजिनियस प्रिंसली स्टेट डिजायरिंग टू जॉइन द इंडियन यूनियन shall enjoy the status of constituent province through self governance with the residuary powers. मतलब मैंने कहा था ना, लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और लगभग जैसे इंडिजीनियस, भारत के कुछ इंडिजीनियस लोग हैं, जैसे हम असम में रहते हैं, डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनोमस काउंसिल है, कार्बी आंगलोंग में ऑटोनोमस काउंसिल है, आप बीटीएडी में देख लो, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया, उनका ऑटोनोमस काउंसिल है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो भारत के कानून को नहीं मानते, भारत को कानून को मानते हैं, पर उनका कुछ कॉमन लॉज के लिए उनका कानून अलग होता है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इंडिया। ठीक है, जैसे डिमा हासाव हो गया, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हो गया, असम के बारे में ही मैं बोल रहा हूं, झारखंड के कुछ कुछ क्षेत्र में भी ऐसे ऑटोनोमस काउंसिल है। क्लियर, आई थिंक आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। मूविंग अहेड, नाउ अभी हम पढ़ेंगे फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो फेडरलिज्म है, ये शब्द एक लैटिन शब्द से आया है जिसका नाम है फेडस। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग होता है एग्रीमेंट या ट्रीटी। ओके, सो हमारा जो देश है उसे हम पूरी तरीके से फेडरल स्टेट या फेडरल गवर्नमेंट नहीं कह सकते। रीजन यह है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यह हम मानते हैं। फेडरलिज्म में क्या होता है, फेडरलिज्म का और एक फेडरेशन, फेडरेशन का और एक मीनिंग में बता देता हूं, सेपरेशन या ड्वेलनेस, ये भी बोल सकते हैं। मतलब सेंटर के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग पावर और स्टेट गवर्नमेंट का अलग पावर। दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कुछ प्रोविजंस जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग पावर देती है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेशन का पूरा अलग पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेशन का अलग पावर है कि नहीं। अच्छा, सो ये जो फेडरेशन है, होमलैंड ऑफ फेडरेशन कहा जाता है किसे, यूनाइटेड स्टेट्स को। बट इंडिया डिड नॉट अडॉप्ट द एक्चुअल फेडरेशन विच हैज बीन अडॉप्टेड बाय द यूएसए। बेटर इंडियंस while framing the constitution followed the Canadian source of federation। मतलब ज्यादा पावर, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ऐसा बात नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, बट मैक्सिमम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये क्यों है, रीजन ये है कि जब इंडियन यूनियन एक्चुअल में इंडिया बना तब बहुत सारे, मैंने कहा अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है, अगर ये फेडरलिज्म पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया जाता तो हर एक स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता, तो मतलब पूरे देश के लिए एक कानून व्यवस्था नहीं हो पाती। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे चूज नहीं करके क्वासी फेडरलिज्म का रास्ता अपनाया। इसका मतलब क्या कि कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होंगे,
बट मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। क्लियर? अदरवाइज क्या होता कि हम जैसे असम में रहते हैं तो असम के लिए एक बार सिटीजनशिप होती है आपकी, इंडिया का सिटीजनशिप अलग जो यूएसए में होता है कि नहीं? यूएसए में जो स्टेट में इसे यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है। ओके, और हमारा यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट मिलके देश बना। ओके, और यूएसए जो है देश से स्टेट्स अलग हो गए, डाइवर्जेंट बोल सकते हैं हम। देखिए ये यूनाइटेड नेशन है, ये अलग हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, और हमारा वाला क्या है कि हम जुड़ गए हैं, ये हो गया, ये अपना है कन्वर्जेंट। क्लियर? साइंस की भाषा में बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ फेडरेशन और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में समझ में आ गया है। आई थिंक आप लोगों को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरेशन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फर्क यही है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टोटल पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कुछ भी पावर नहीं होता। ठीक है? और फेडरलिज्म और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। तो हमारे देश में ये नहीं कह सकते कि फेडरेशन एग्जिस्ट नहीं करता, फेडरेशन एग्जिस्ट करता है, बट इन सम सेंस। ओके, इन सम सेंस मतलब हर तरफ नहीं। जैसे हमारे देश में ड्यूअल सिटीजनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, इसे इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहेंगे सिंगल सिटीजनशिप, इसे कहेंगे यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट। एंड एक्सिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसे बोलेंगे फेडरली क्या बोल सकते हैं कि फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? तो इसीलिए कहा गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे देश के लिए, पूरी तरीके से पूरा फेडरेशन भी नहीं है और पूरी तरीके से यूनिटरी भी नहीं है। इसीलिए उसे कहा गया है, क्या कहा गया है? क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? ओके, मूविंग अहेड। अच्छा, ये देख लीजिए आप लोग, क्या कहा गया है? क्वासी फेडरल, या इसका टर्म अलग अलग टर्म भी दिया गया है। क्वासी फेडरल, पिकुलियर फेडरेशन, सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। बस यूएसए में ऐसा नहीं, यूएसए पूरा फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है क्योंकि डुअल सिटीजनशिप है उधर। ठीक है? ओके, नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो डेमोक्रेसी हमने पढ़ लिया कि द गवर्नमेंट विच इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन पीपल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन इज नोन एज डेमोक्रेसी। अभी हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? इज देन सच एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम whereby the highest administrative powers are vested in a body which is constituted by the elected representatives of the common people. ओके, तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट है, अभी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं। पार्लियामेंट, ओके, इसमें नॉर्मली दो हाउसेस है। ओके, एक होता है आपका लोअर हाउस, एक है अपर हाउस। ओके, इसका नाम है लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। लोकसभा इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी तो सबको ही कहेंगे। लोकसभा विच इज लोअर हाउस, इससे बोलते हैं असेंबली।
इससे बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्लियर इंग्लिश में? ओके। इसमें अभी तो 543 मेंबर्स है और इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी है 250 की। इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहे, डिटेल्स में आपका कवर भी नहीं करता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। 543 मेंबर्स जो इलेक्ट होके आते हैं, इलेक्टेड पहले 545 हुआ करते थे, मैक्सिमम कैपेसिटी 550 ही है, 545 हुआ करते थे, पर 2 सीट जो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व था उनको नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, बट अभी ये दोनों सीटों को हटा दिया गया है, अभी सिर्फ 543 ही है। इसमें अपर हाउस में 250 में से 238 इलेक्टेड होते हैं। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही इलेक्ट किए जाते हैं। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होती है, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। और 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं। बाय हुम? बाय प्रेसिडेंट इटसेल्फ। तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग होते हैं, याद रखना। प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट इज नॉट एट ऑल कंप्लीट। क्लियर? समझ में आ गया? यही है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ओके, President is a part of Indian Parliament. In short, the democratic system where the Parliament is given utmost importance is regarded as the parliamentary democracy. जिस सिस्टम में पार्लियामेंट को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है उसे ही बोलते हैं पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी। ओके, अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिसका बार बार पूछा जा रहा है। यह सवाल क्या है कि डिफरेंसेस बिटवीन द पार्लियामेंटरी डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया एंड दैट ऑफ इंग्लैंड। ओके, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट होते हैं, पार्लियामेंट, ओके, उसी तरीके से इंग्लैंड में भी होता है पार्लियामेंट। क्लियर? बट अमेरिका में इसी चीज को कहा जाता है कांग्रेस। ओके, तो इंडियन पार्लियामेंट, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या फर्क है। इंडियन पार्लियामेंट हो गया एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट पहला, इंडियन पार्लियामेंट्री की जो होता है, इंडियन पार्लियामेंट इंडिया को एक रिपब्लिक बनाता है। रिपब्लिक मतलब कोई भी सीट, मतलब प्रेसिडेंट का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, एनी ऑफ द सीट इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट हेरिडिटरी। बट इंग्लैंड में इसका उल्टा होता है। हेड ऑफ द स्टेट जो है इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, इट इज नॉट हेरिडिटरी। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? इंडियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ये हेरिडिटरी नहीं है। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है कि बाप अगर प्रेसिडेंट हुआ तो उसका बेटा भी प्रेसिडेंट बन जाएगा बाय बर्थ। ऐसा कुछ भी इंडिया में नहीं है। वेरेज, ठीक है, इंग्लैंड में क्या होता है? वेरेज इन द केस ऑफ इंग्लैंड के जो हेड होते हैं, किंग और क्वीन, इनका जो सीट होता है, किंग और क्वीन, ये हेरिडिटरी होता है। और क्वीन, ठीक है, ये हेरिडिटरी है। तो पहला तो वही हमें मिल गया कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेरिडिटरी का कोई भी मतलब नहीं होता और कोई भी सीट जो हाईएस्ट हेड ऑफ द स्टेट होता है उनका पोजीशन हेरिडिटरी नहीं है। वेयर एज हेड ऑफ द स्टेट का पोजीशन जो होता है इंग्लैंड में वो हेरिडिटरी होता है। मतलब किंग का बेटा किंग बन जाएगा, क्वीन की बेटी भी क्वीन बन सकती है, या बेटा क्वीन किंग बन सकता है। सेकेंडली क्या कहा गया है देख लेते हैं कि द पावर एंड कंपोजिशन ऑफ द अपर हाउस किसे कहते हैं? राज्यसभा ऑफ इंडिया आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अपर हाउस ऑफ इंग्लैंड, जिसे कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ओके,
तो हमारे इधर का जो अपर हाउस है उसका नाम है राज्यसभा। इसमें भी एमपीस होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं। और इसको अपर हाउस का जो इंग्लैंड में, इसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। दोनों का काम करने का तरीका पूरी तरीके से अलग होता है। थर्डली, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इज मोस्ट पावरफुल इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, बहुत ज्यादा पावर रहता है इंग्लैंड में पार्लियामेंट के पास, पर इंडिया में उतना ज्यादा पावर इंडियन पार्लियामेंट में नहीं रहता। पार्लियामेंट में पावर तभी रहेगा इफ देयर इज मेजोरिटी ऑफ द सीट्स इज इन द हैंड्स ऑफ सिंगल पार्टी। मेजोरिटी ऑफ सीट्स, जैसे 302 सीट्स इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन 2019 में जो हुआ था, उसमें बीजेपी ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी हासिल किया था, इसीलिए उनके पास ज्यादा पावर एग्जिस्ट करता है। वेरएस ऐसा कोई मेजोरिटी वाला गेम इंग्लैंड में नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो अल्टीमेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेकिंग सुइटेबल फॉर इंडियन ओनली इंडियन सिचुएशन, which has been able to present India as distinguished parliamentary democracy in comparison to that of England. I hope आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो नीचे आइए, आके कमेंट कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं, किसी भी बच्चे को अगर किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेप्ट एमआईएल्स एंड हिंदी तकलीफ होता है, आप उधर आके कमेंट कीजिए, मैं आपको लिए वीडियो बनाऊंगा। और स्पेशली सोशल साइंस में उसकी इस चैप्टर के बाद आप लोग को कौन सा चैप्टर समझना है, ठीक है, उस चैप्टर का नाम कमेंट कर दीजिए, और जिसमें ज्यादा कमेंट आएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर के ऊपर रहेगा। ठीक है, सो दैट्स इट, गुड बाय एंड कीप लविंग दिस चैनल। गुड